हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये उसका सेकंड वीडियो है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्योल के 14 प्रिंसिपल करवाए थे। आज हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है जी। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं वो है टेलर की। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर was an American mechanical engineer. He was given scientific study. उसने scientific study दी थी. In his word, scientific management means knowing exactly what you want men to do. आप क्या चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से काम करें, ठीक है। एंड seeing that they do it in the best and the cheapest way. और इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना कि वो बेस्ट तरीके से, जो मेथड है वो बेस्ट हो और काम करने का जो तरीका है वो सिंपल और सस्ता भी हो। उसने फॉलोइंग प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो आइए एक एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो काम है वो मैनेजर की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम साइंटिफिक इंक्वायरी करेंगे तब वो काम होगा। तो ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब द वर्क शुड बी डन ऑन साइंटिफिक बेसिस मीन्स देयर शैल बी सम लॉजिकल अप्रोच इन डूइंग दैट, ठीक है। मैनेजर्स विश एंड विल नॉट बी देयर, ठीक है। मतलब मैनेजर क्या चाहता है या मैनेजर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वो बॉस है इसलिए वो जो डिसीजन लेगा वही फाइनल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर साइंटिफिक अप्रोच से काम होगा, जो लॉजिकल तरीका है काम करने का उस तरीके से होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है फैक्ट्री में लिंक होना चाहिए ऑनर्स एंड वर्कर्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनको लगता है कि ये काम नहीं करते, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, और वर्कर्स को लगता है कि ऑनर सिर्फ ऐश करते हैं, सबसे मुसीबत वाला काम हमें दिया जाता है। दोनों को मेल मिलाप से काम करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नो कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अप्रोच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट में गोल को अचीव किया जा सकेगा, ठीक है जी। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म या कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। कोऑपरेशन शुड हमेशा रिप्लेस करना चाहिए अपने इंडिविजुअलिज्म को। तो बोथ को दोनों, जैसे टॉप मैनेजमेंट या ऑनर की बात करें, टॉप मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, इन दोनों को ये कहा होना चाहिए कि वर्क फॉर ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। ओके। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग किनको दो? ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, सो दैट दे शैल लर्न न्यू स्किल्स। वो नई स्किल्स को सीखें, ठीक है जी, ताकि वो अपडेटेड हो एंड अर्न मोर ऑल्सो। जब वो अर्न ऑल्सो मोर करेंगे तो उनके लिए अच्छी बात है, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। तो आपको कहता है कि उनकी डेवलपमेंट करनी है, ईच एंड एवरी पर्सन की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो जब वो स्किल को डेवलप करेंगे, स्किल को डेवलप करने से उनकी क्या बढ़ेगी? काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उससे वो क्या होगा फिर? अर्न मोर। ओके जी, उससे ज़्यादा वो अर्न करेंगे। उन्होंने अब उसके FW टेलर ने उसके बाद कुछ टेक्निक्स दी हैं। हम एक एक करके उन टेक्निक्स को भी
पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दीज आर बेस्ड ऑन द वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग हिज ईयर कैरियर। उनके कैरियर में उन्होंने जो सर्वेज किए हैं, ठीक है जी, वेरियस एक्सपेरिमेंट जो काम के दौरान उनको नजर आए, उन्होंने उसके बेसिस पे कुछ टेक्निक्स दी हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब है कि द होल फैक्ट्री shall be divided into two parts। तो यहां पे उन्होंने कैसे बोला कि मैनेजर यहां होगा और उनको दो हिस्सों में पूरे काम को बांट दिया है। ये हो गया आपका प्लानिंग का और दूसरा ये प्रोडक्शन का। दो डिपार्टमेंट्स में आपने बांट देना है, दो हिस्सों में बांट देना है। और प्लानिंग के आगे 4 बॉसेस हो जाएंगे, 4 डिपार्टमेंट्स और बन जाएंगे, जिसको पहले उन्होंने क्या बोला है प्लानिंग में, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, दूसरा क्या है गाइस इंस्ट्रक्शन के बाद रूट क्लर्क, तीसरा क्या है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और उसके बाद डिसिप्लिनेरियन। ठीक है जी, ये 4 तरह के क्लर्क हैं। ठीक है, क्लर्क CLERKS क्लर्क्स। ठीक है, ये 8 क्लर्क्स हैं, 4 एक डिपार्टमेंट में और 4 दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आगे 4 आ जाएंगे। वो 4 कौन से बताए हैं उन्होंने? 4 पहला है हमारा स्पीड बॉस, ठीक है जी, गैंग बॉस, और उसके बाद रिपेयर बॉस और क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर। ठीक है जी, तो ये सारे बॉसेस होंगे, ये सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए उन्होंने कि ये पर्सन इंस्ट्रक्शंस देगा, ये रूट या मेथड डिसाइड करेगा, ये देखेगा कि काम इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट कितनी लग रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। डिसिप्लिनर ये देखेगा कि सारे एम्प्लॉयज टाइम पे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, काम पे आते हैं या नहीं आते। स्पीड बॉक्स देखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि काम सही रफ्तार से या सही स्पीड से हो रहा है कि। गैंग बॉस क्या करेगा, उनको मटेरियल या इक्विपमेंट्स अरेंज करके देगा। रिपेयर बॉस हमेशा मशीन्स को रिपेयर करके रखेगा, चलता हालत में करेगा उसको। और क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना। ठीक है जी, ये सारा फंक्शनल फोरमैनशिप है, राइट गाइस। तो अब हम सेकंड की बात करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हुआ? प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन की सबसे पहले बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स की हर एक काम करने का एक स्टैंडर्ड में हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, फॉर ऑल, किस स्टेप से, रॉ मटेरियल से लेके टाइम, मशीन की सिलेक्शन तक का। ठीक है, और प्रोडक्ट में भी एक पर्टिकुलर तरीके से ही काम होगा, तभी हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्ट में की क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, वो कह रहा है कि काम जितना आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंपल करोगे, लेस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेस कंफ्यूजन होगी। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, कंफ्यूजन भी कम होंगे। ओके, और हमारे पास उससे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ नॉन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज। जो एलिमिनेट कर देना, उनको खत्म कर देना, जो नॉन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है, उससे नेचुरली हम काम करने का तरीका हमारा सुधर जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या होती है? टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डू द वर्क। किसी भी काम को करने का मोर देन 2 वेज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो हमने साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए, बाय फॉलोइंग साइंटिफिक अप्रोच, वो मेथड हमें काम करने का इस्तेमाल करना है।
मोशन स्टडी का मतलब है कि हमें मूवमेंट्स, टू स्टडी स्पीड मूवमेंट, ठीक है जी, ऑफ वर्क टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मूवमेंट ऑफ वर्क को स्टडी करना है, स्पीड, ताकि वर्कर की खराब ना हो और उनका काम सही तरीके से चलता रहे। उसके बाद टाइम स्टडी, मतलब उसमें हमें क्या देखना है, इन हाउ मच टाइम अ वर्क और यूनिट कैन बी completed so that it will be easy to decide production level। ठीक है जी, प्रोडक्शन लेवल को डिसाइड करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है टाइम स्टडी करके, कि कितना टाइम लगता है हमें एक यूनिट को बनाने में। फटीग स्टडी का मतलब है it is related to rest intervals of workers so that they shall also get some rest during the work। उनको रेस्ट भी मिलनी चाहिए काम के दौरान, ताकि वो इंजरी ना करने अपने आप को, प्रोडक्ट की क्वालिटी ना खराब हो और काम मशीन्स को भी नुकसान ना हो। ठीक है जी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहता है वेजेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टाइम बेसिस ओनली। सिर्फ टाइम बेसिस के कि वो 8 घंटा काम कर रहा तो उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, सिर्फ उसको फोकस नहीं करना। जितने वो 8 घंटे में नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा है उसके बेसिस पे उसकी सैलरी या उसकी वेजेस डिसाइड की जाए उस दिन की, राइट जी, ताकि उसमें से हम फिर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज का फर्क पता कर सकें। और वर्क स्टडी क्या होती है? वर्क स्टडी क्या होती है? वो सभी स्टडीज को मिला के, तो मतलब हमारा मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फटीग स्टडी, ये सारी स्टडीज को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? दिस इज कॉल्ड वर्क स्टडी, कि काम करने का तरीका क्या होगा, जिसमें ये चारों हमारे ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए वो आ जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ हायर लेवल, जिसको कि हम टॉप लेवल भी बोलते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक दूसरे के प्रति कोई भी वो नेगेटिव बात नहीं रखेंगे अपने मन में। ठीक है जी। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करेंगे, राइट हो। तो वर्कर्स इसमें क्या देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी मदद के लिए, और मैनेजमेंट ये देखेगी कि जो लोअर लेवल है वो हमें पैसा कमा के देने के लिए है। तो हम दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी, और कोऑपरेशन से काम करना है। बोथ शुड रियलाइज दैट कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बोथ शैल रियलाइज दैट दे रिक्वायर ईच अदर। ठीक है जी। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ठीक है जी। और वो कौन सा आपको पता ना, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।